हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साबिर क्लासेस एजुकेशन में। और आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का प्रकाश चैप्टर के बारे में। तो इसी तरह का लगातार आपके पास वीडियो हमारा पहुंचते रहे, इसके लिए आपको हमारा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो पहला क्वेश्चन है हम लोगों का कि प्रकाश क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि प्रकाश क्या है। तो हम लोग बात कर रहे हैं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, जिसकी मदद से हम अपने आसपास की वस्तुओं को देख पाते हैं। तो प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है और प्रकाश के माध्यम से ही हम जो है किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। यदि प्रकाश ना हो तो हम किसी भी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। जिस तरह से यदि ये घर आपको दिखाई पड़ रहा है तो प्रकाश है, इसलिए इस घर को हम देख पाते हैं। यदि प्रकाश नहीं होगा तो घर क्या, हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। जिस प्रकार से हम अपने रूम के अंदर रहते हैं तो जैसे ही लाइट चली जाती है हमको कोई भी वस्तु दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे ही लाइट आती है तो हमको जो है तुरंत सभी वस्तु दिखाई पड़ता है, क्योंकि प्रकाश उस समय जो है आ जाती है। तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश जो है बहुत जरूरी है। और प्रकाश जब उस वस्तु पर पड़ता है तो वहां से टकराकर हमारी आंखों में आती है और उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आंखों में बनता है और हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो सिंपली यदि आपसे कोई भी पूछे प्रकाश क्या है, तो प्रकाश ऊर्जा का रूप है जो हमको किसी भी वस्तु को देखने में मदद करता है। आगे हम लोग बात कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि प्रकाश के कुछ स्रोतों को नाम लिखें, स्रोतों के नाम लिखें। तो आखिर प्रकाश हम लोगों को कहां कहां से प्राप्त होता है उसके बारे में हम लोगों को लिखना है। तो प्रकाश के कुछ स्रोत है, जैसे हम लोग बात करते हैं सूर्य है, तारे है, जुगनू है, ये सब क्या है? प्रकाश स्रोत है। और ये प्राकृतिक स्रोत है, ये भी याद रखिएगा। प्राकृतिक स्रोत का मतलब होता है जिसको ईश्वर ने बनाया है, भगवान ने बनाया है, अल्लाह ताला ने बनाया है। और उसके बाद बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया, मोमबत्ती हो गया, ये भी प्रकाश का स्रोत है। लेकिन ये कैसा है? कृत्रिम स्रोत है। इसको जो है इंसानों के द्वारा बनाया गया है। जिसको ईश्वर के द्वारा, अल्लाह ताला के द्वारा, भगवान के द्वारा बनाया जाए उसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक स्रोत। और जिसको इंसानों के द्वारा बनाया जाता है इसको हम लोग बोलते हैं कृत्रिम स्रोत। जैसे आप यहाँ देखिए, सूर्य है, ये आपको प्राकृतिक स्रोत है। बल्ब है, ये आपका जो है मानव निर्मित स्रोत है या कृत्रिम स्रोत है। मोमबत्ती है, टॉर्च है, स्टार है, तो ये सारा जो है प्रकाश स्रोत है, ठीक है। लेकिन इसमें कोई मानव निर्मित है, कोई प्राकृतिक है, कोई कुदरती है, कोई जो है इंसान के द्वारा बनाया गया है। तो आगे हम लोग बात कर रहे हैं कि प्रकाश की विशेषताओं को लिखें। तो आखिर प्रकाश का क्या गुण है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि प्रकाश का गुण क्या है। हम लोग दो टॉपिक के बारे में बात कर लिए कि प्रकाश क्या है और कुछ प्रकाश स्रोत के नाम लिखें। थर्ड में हम लोग बात करते हैं प्रकाश की विशेषताओं को लिखें। आखिर प्रकाश का जो है क्या गुण है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि प्रकाश का क्या गुण है। तो पहला नंबर है कि यह सीधी रेखा में चलती है। तो इस बात को याद रखिएगा कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता है, सरल रेखा में चलता है। दूसरा है इसकी गति बहुत तेज होती है। प्रकाश की जो गति होती है वो बहुत तेज होती है। तीसरा में यह परावर्तित और अपवर्तित हो सकती है। तो प्रकाश जो है परावर्तित और अपवर्तित हो सकती है। परावर्तित का मतलब होता है किसी भी सतह से टकराकर वापस लौटना। जब प्रकाश की किरण किसी भी सतह से टकरा करके वापस लौट जाती है तो इसको हम लोग परावर्तन बोलते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अपवर्तित, यानी प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसी घटना को हम लोग अपवर्तन बोलते हैं। तीसरा है प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इस बात को याद रखिएगा, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। वह जो है निर्वात में भी गमन कर सकता है और माध्यम में भी गमन कर सकता है। तीसरा है प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। प्रकाश की चाल जो निर्वात में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। अगला नंबर है प्रकाश के कारण छाया बनती है। तो प्रकाश के कारण जो क्या होता है, छाया बनती है। आप यहाँ कुछ चित्र को देख रहे हैं,
ये बच्चा जो यहाँ खेल रहा है, आप देखते होंगे कि यहाँ जो है इसकी छाया बन रही है, तो ये प्रकाश के कारण ही छाया का निर्माण हो रहा है। इसी प्रकार से अब यहाँ कुछ घटना है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, विवर्तन वगैरह है, इस चीज को हम लोग आगे देखेंगे। आप यहाँ कई प्रकार का चित्र को देख रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं प्रकाश आ रहा है, किसी सतह से टकरा कर जा रहा है, इन चीजों को हम देखेंगे। तो प्रकाश का ये सारा गुण है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट नंबर को देख रहे हैं। अगला नंबर है, अगला क्वेश्चन है, निर्वात में स्टार है, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है और इसे हम लोग C द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इस बात को याद रखिएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। निर्वात का मतलब पूरा खाली, जहां कुछ भी नहीं हो तो उसको हम लोग निर्वात कहते हैं, और सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल जो होती है वो निर्वात में ही होती है, और हम लोग इसको जो है C के द्वारा सूचित करते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। और प्रकाश की चाल जो है लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बोलिए, या इसी को हम लोग जो बोलते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। यानी प्रकाश जो है 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर तक की दूरी को तय करता है। आगे हम लोग बात कर रहे हैं दोहरी प्रकृति। आधुनिक भौतिकी के अनुसार प्रकाश की प्रकृति दोहरी होती है, यानी कि प्रकाश के पास जो है ड्यूल नेचर होता है, दोहरी प्रकृति होती है, 2 गुण होता है। एक गुण होता है वेव का यानी तरंग का, और दूसरा जो है कण का गुण होता है। प्रकाश के पास ड्यूल नेचर होता है, दोहरी गुण होता है, एक गुण तरंग और दूसरा कण का। और ये जो बात बताया है तरंग के बारे में कि प्रकाश एक तरंग है, एक वैज्ञानिक था हाइगेंस साहब, आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, 10th, ये तो हम लोग 10th के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन जब आप 12 में जाएंगे तो आप इसके बारे में और डिटेल से वहां बात करेंगे। तो प्रकाश एक तरंग है, इसको जो है हाइगेंस साहब बताए थे। या फिर जो है प्रकाश एक कण है, प्लांक हो गया, आइंस्टीन हो गया, ये प्लांक साहब, आइंस्टीन साहब इस बात को बताए थे कि प्रकाश जो है एक कण है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो प्रकाश के पास जो है दोहरी प्रकृति होती है, और आप यहाँ एक चित्र देख रहे हैं, द ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के पास दोहरी गुण होता है। उसके बाद हम लोग आगे बात कर रहे हैं कि व्यतिकरण और विवर्तन जैसे, हाँ, तो हम लोग जो बात की है ड्यूल नेचर, तरंग जो है व्यतिकरण और विवर्तन जैसे घटनाओं के बारे में बताता है। तरंग इस बात को बताता है कि व्यतिकरण और विवर्तन जैसी जो घटना होती है, ये जो है तरंग इस चीज को दर्शाता है। और कण के माध्यम से हम लोगों को प्रकाश जो है विद्युत प्रभाव जैसी घटनाओं के बारे में बताता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। प्रकाश को अगर हम तरंग मानते हैं तो विवर्तन और व्यतिकरण जैसे घटनाओं के बारे में पता चलता है, और जब हम कण मानते हैं तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में पता चलता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का विवर्तन क्या है। तो हम लोग जो यहाँ विवर्तन के बारे में बात कर रहे हैं, व्यतिकरण के बारे में बात करते हैं, तो आखिर ये विवर्तन है क्या। तो कहा जा रहा है जब प्रकाश किसी बहुत ही बारीक अवरोध या किसी तीखे, ठीक है, यहाँ तीखे है, तीखे किनारे से होकर गुजरता है तो वह किनारों पर थोड़ा मुड़ जाता है और अवरोध की छाया में प्रवेश कर जाता है। प्रकाश के इस प्रकार मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन बोलते हैं। सिंपली हम लोग सब जानते हैं कि जब प्रकाश किसी सतह से टकराती है और वापस आ जाता है जिसको हम लोग परावर्तन बोलते हैं, लेकिन जब किसी किनारे पर, किसी अवरोधक के किनारे पर टकराए या छिद्र से जाए, छिद्र से टकराए, तो वो आगे चल करके जो है थोड़ा मुड़ जाती है। इसी मुड़ने की घटना को हम लोग विवर्तन बोलते हैं। आप यहाँ देख भी सकते हैं चित्र में, या आप जैसे समझिए, मान लीजिए कि ये जो है अवरोधक है, ये आपका जो है लाइट सोर्स है, ये लाइट सोर्स है। जब ये प्रकाश आती है, यहाँ आपका मान लीजिए पर्दा वगैरह है, जब ये प्रकाश यहाँ आती है तो इसको सीधा आना चाहिए, लेकिन आप देखिएगा कि यहाँ भी आपको कुछ न कुछ लाइट आता है,
तो यही जो इस अवरोधक से किनारे से टकरा करके जो इधर मुड़ा, क्योंकि इधर भी आपको जो है लाइटिंग का पता चलता है, मुड़ता है तभी तो लाइटिंग का पता चलता है। तो ये जो मुड़ती है ना, इसी घटना को हम लोग बोलते हैं विवर्तन। एक बार और आप ध्यान से समझ लीजिए कि हम लोग विवर्तन कहते किसको हैं। रोको रोको। तो अब हम लोग आगे बात कर रहे हैं, जो है पहले एक बार और समझिए, विवर्तन को समझ गए होंगे, फिर एक बार हम बोल देते हैं कि जब प्रकाश किसी अवरोधक से टकराती है तो एकदम किनारे पर जब टकराती है तो यहाँ आने के साथ साथ आप देखेंगे कि कुछ यहाँ भी आपको उंजेला चमकता हुआ पता चलेगा। लाइट, इसका मतलब यहाँ लाइट आती है तभी यहाँ चमक रहा है। तो इसी घटना को हम लोग विवर्तन बोलते हैं। और विवर्तन के बारे में फिर बात कर रहे हैं, आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। ये शुरुआती है इसलिए हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के रूप में बता रहे हैं, लेकिन ये आपको जो है हायर क्लास में पढ़ना है और 10th में भी इसके बारे में थोड़ा बताया गया है, इसीलिए हम इसको डिटेल से बता देते हैं। अब हम लोग आगे बात कर रहे हैं अब हम लोग आगे बात कर रहे हैं विवर्तन की शर्तों को लिखें। यानी ये जो विवर्तन की घटना होती है ये कब होता है, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि विवर्तन की घटना होती कब है। विवर्तन की घटना तभी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है जब अवरोध या छिद्र, अभी हम लोग बात किए, चाहे अवरोध हो, अवरोध का मतलब हुआ रुकावट, या छिद्र का आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की कोटि का हो। यानी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जिस श्रेणी का हो उस श्रेणी का क्या होना चाहिए, उस श्रेणी का जो है आकार होना चाहिए। एक बार और आप सुन लीजिए, विवर्तन की घटना तभी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है जब अवरोध या छिद्र का आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की कोटि का हो। यानी अवरोध या छिद्र का आकार जो है प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की श्रेणी का होना चाहिए। आगे हम लोग बात कर रहे हैं एक स्टार दे करके, क्योंकि दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बहुत कम, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बहुत कम 4 × 10⁻⁷ से 7 × 10⁻⁷ मीटर होती है। इसलिए इसके विवर्तन के लिए बहुत ही बड़ी अवरोध की आवश्यकता होती है। कभी कभी सूर्य के सामने बादल होने पर उसके किनारे चांदी की तरह चमकती हुई दिखाई देती है। तो विवर्तन के कारण ये सारी घटनाएं होती है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और अब हम लोग आगे बात कर रहे हैं आधुनिक क्वांटम सिद्धांत क्या है। तो हम लोग जो ये शुरुआत में प्रकाश के बारे में पढ़ रहे हैं, प्रकाश का, क्योंकि पूरी चैप्टर हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग थोड़ा सा प्रकाश के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं कि आखिर प्रकाश ये है क्या। तो आधुनिक क्वांटम सिद्धांत क्या है। आधुनिक क्वांटम सिद्धांत विज्ञान की वह शाखा है, यानी कि आधुनिक क्वांटम सिद्धांत जो है साइंस का ही ब्रांच है, साइंस का ही एक भाग है, जो परमाणु और उप परमाणु जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, फोटॉन हो गया, ये सब जो है उप परमाणु कहलाता है। आधुनिक क्वांटम सिद्धांत विज्ञान की वह शाखा है जो परमाणु और उप परमाणु के व्यवहार की व्याख्या करता है। यानी कि ये जो आधुनिक क्वांटम सिद्धांत है ये परमाणु और उप परमाणु के बारे में बताता है। एक बार और सुन लीजिए, आधुनिक क्वांटम सिद्धांत परमाणु और उप परमाणु के बारे में बताता है। उप परमाणु का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटॉन इत्यादि को हम लोग उप परमाणु बोलते हैं, क्योंकि हम लोग सब इस बात को बहुत अच्छा से जानते हैं। केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं कि कोई भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण प्रोटॉन है, परमाणु है। फिर परमाणु जो है 3 मौलिक कण से बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना है। उनमें और कई कण है लेकिन 3 को ही मौलिक कण माना जाता है। अब हम लोग आगे बात कर रहे हैं
किरण क्या है। अब हम लोग फिर आगे बढ़ रहे हैं, ये किरण आखिर है क्या। तो प्रकाश के गमन पथ की दिशा को हम लोग किरण कहते हैं। यानी प्रकाश जिस पथ पर चलती है, प्रकाश जिस पथ पर आगे बढ़ता है, हम लोग उसको किरण कहते हैं। तो प्रकाश के गमन पथ को किरण कहते हैं। या इसी का दूसरा परिभाषा हम लोग बात कर रहे हैं, प्रकाश की ऊर्जा जिस सीधे रास्ते पर चलती है, प्रकाश की ऊर्जा जिस सीधे रास्ते पर चलती है उसको हम लोग किरण कहते हैं। आप देख लीजिए, जैसे हम लोग किरण को दिखाते हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हम लोग किरण को चलते हुए दिखाते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे प्रकाश पुंज क्या है। तो किरणों के समूह को हम लोग प्रकाश पुंज कहते हैं। जब बहुत सारा किरण एक साथ चले, जब बहुत सारा किरण एक साथ चले तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। बहुत सारा किरण जब एक साथ चलेगा तो हम लोग इसको किरण पुंज कहेंगे, या उसी को प्रकाश पुंज भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। इस चीज को याद रखिएगा कि प्रकाश पुंज जो है 3 प्रकार का होता है। एक समानांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, फिर अपसारी किरण पुंज। इसको हम लोग जो है थोड़ा सा जूम करते हैं। तो किरण पुंज जो है 3 प्रकार का, समानांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। अब हम लोग इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे आगे। समानांतर किरण पुंज क्या है। जब प्रकाश पुंज की सभी किरणें, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश पुंज की सभी किरणें समांतर होती है उसे समांतर या समानांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे सूर्य की दूर से आई किरणें, सूर्य जो है, सूर्य से जो प्रकाश आती है उसको हम लोग समानांतर किरण पुंज मान सकते हैं कि बहुत दूर है, वहां से जो किरण आती है हम लोग उसको कहते हैं समानांतर किरण पुंज है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये सारा जो है समानांतर किरण पुंज का एक चित्र है। जब बहुत सारा किरण एक साथ जाएगा, समानांतर जाएगा, तो उसको हम लोग समानांतर किरण पुंज कहेंगे। आगे हम लोग देख रहे हैं अभिसारी किरण पुंज क्या है। आपको 2 नंबर में और 2 नंबर में सब्जेक्टिव के रूप में पूछा जा सकता है कि अभिसारी किरण पुंज क्या है। करा जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है या एक बिंदु पर मिलता है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जब बहुत सारे किरण पुंज एक बिंदु पर अगर मिलेगा जाकर के, बहुत सारा किरण, जब बहुत सारा किरण एक जगह जाकर के मिलेगा तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। और इसको जो है हम लोग संश्रित प्रकाश भी कहते हैं, ठीक है, संश्रित प्रकाश पुंज भी कहते हैं। आप एक चित्र देख रहे हैं, यहाँ चित्र के माध्यम से ये क्या है, अभिसारी किरण पुंज है। जब बहुत सारा किरण एक स्थान पर एक बिंदु पर जाकर मिले तो उसको हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। जैसे अगर हम लोग बात करें मैग्नीफाइंग ग्लास से धूप को एक बिंदु पर केंद्रित करना, जैसे धूप आ रही है, सूर्य से प्रकाश आ रही है, अगर एक बिंदु पर केंद्रित करना हो तो मैग्नीफाइंग ग्लास के माध्यम से एक बिंदु पर जो है हम लोग उसको केंद्रित कर सकते हैं। और ये जो केंद्रित करेंगे एक बिंदु पर, बहुत सारे प्रकाशों को जब हम लोग एक बिंदु पर, किरण को एक बिंदु पर करेंगे तो इसी को हम लोग बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपसारी किरण पुंज क्या है। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है। क्या कहा, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है, या अलग अलग दिशाओं में, याद रखिएगा, फैल जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे टॉर्च या बल्ब की रोशनी, हम लोग सबसे अच्छा उदाहरण देखते हैं, जब आप टॉर्च जलाते हैं, किधरों टॉर्च मारते हैं तो बहुत सारा किरण जो है एक बिंदु से फैलता हुआ आपको दिखाई देता है। तो ये जो है आपको अपसारी किरण पुंज का उदाहरण है। और आप यहाँ देख रहे हैं
कि एक बिंदु से बहुत सारा किरण जो है फैल रहा है, और जब एक बिंदु से बहुत सारा किरण फैलता हुआ नजर आएगा तब हम लोग इसको अपसारी किरण पुंज कहेंगे। हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं। पहले तो इस बात को आप ध्यान दें कि हम लोग अभी जो है प्रकाश के बारे में थोड़ा सा बेसिक लेवल में बात कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। अब आगे हम लोग बात कर रहे हैं ये फोटोन क्या है। ठीक है, फोटोन क्या है? तो प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल से, प्रकाश ऊर्जा छोटे छोटे बंडल से बना है। इन्हीं बंडलों को हम लोग फोटोन या क्वांटम कहते हैं। तो प्रकाश जो है वो छोटे छोटे कणों के मिलने से बना हुआ है, और उन कणों को हम लोग फोटोन कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, प्रकाश छोटे छोटे कणों के मिलने से बना होता है, और उन कणों को हम लोग फोटोन कहते हैं। उन कणों को हम लोग क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। उन कणों को हम लोग फोटोन कहते हैं। और ये फोटोन में जो है जो ऊर्जा होता है, फोटोन में E = hν या hf ऊर्जा मौजूद होता है। फोटोन में जो ऊर्जा होता है E = hν, और ये न्यू जो है यहाँ, न्यू आपको यहाँ आवृत्ति है, इस बात को ध्यान रखिएगा। न्यू यहाँ आवृत्ति है या f यहाँ जो है आवृत्ति है। तो फोटोन में जो ऊर्जा होता है hν ऊर्जा होता है। यह बात अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया था। ठीक है, कि फोटोन में जो ऊर्जा होता है hν ऊर्जा होता है। ये किसने बताया था? अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने बताया था। फोटोन का कोई विराम द्रव्यमान नहीं होता है, इस बात को भी याद रखिएगा। फोटोन का जो है कोई विराम द्रव्यमान नहीं होता है। ठीक है, इसका अर्थ है कि इसका कोई वजन नहीं होता, फोटोन का कोई वजन नहीं होता, इसलिए कहा जाता है फोटोन इज मासलेस पार्टिकल। अब आगे हम लोग बात कर रहे हैं। एक फोटोन की ऊर्जा उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है, इस बात को भी याद रखिएगा। एक फोटोन की जो ऊर्जा होती है उसकी आवृत्ति पर, एक फोटोन की ऊर्जा उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। जैसे हम लोग यहाँ भी आपको दिखा है E = hf या hν, जहाँ E क्या है? E ऊर्जा है आपका, E क्या है? ऊर्जा है, इस बात को याद रखिएगा। E ऊर्जा है, h जो है आपका प्लांक नियतांक है, h आपका जो है प्लांक नियतांक है, इस बात को याद रखिएगा। h प्लांक नियतांक है, और f आपका क्या है? आवृत्ति है। f क्या है? आवृत्ति है। तो E = hν या E = hf। h जो है आपका प्लांक नियतांक, f आवृत्ति है, और E जो है ऊर्जा है। तो एक फोटोन की ऊर्जा जो है उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। फोटोन विद्युत रूप से उदासीन होता है, इस शब्द पर भी ध्यान दीजिएगा। फोटोन विद्युत रूप से उदासीन होता है, यानी कि इन पर न तो धन आवेश होता है और न ही ऋण आवेश। तो फोटोन पर, फोटोन जो है एक विद्युत उदासीन पार्टिकल है, विद्युत उदासीन कण है, इसके पास न ही धन आवेश होता है और फोटोन के पास न ही ऋण आवेश होता है। आगे हम लोग बात करेंगे। फोटोन की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि, फोटोन की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कण और तरंग दोनों तरह व्यवहार करता है। फोटोन के पास कण का भी गुण पाया जाता है और फोटोन के पास तरंग का भी गुण पाया जाता है। जब यह यात्रा करता है, यानी जब यह चलता है, तो तरंग की तरह व्यवहार करता है। फोटोन जब चलता है तो तरंग की तरह व्यवहार करता है। जब यह किसी पदार्थ से टकराता है तो एक कण की तरह अपनी ऊर्जा उसे दे देता है। फिर आप इस बात को समझिए कि प्रकाश छोटे छोटे कणों के मिलने से बना होता है, उन कणों को फोटोन कहते हैं, और फोटोन में hν ऊर्जा मौजूद होता है। और जब ये गति करता है, चलता है, तो तरंग की तरह व्यवहार करता है। लेकिन जैसे ही किसी पदार्थ से टकराया तो ये जो है पार्टिकल की तरह व्यवहार करता है, कण की तरह व्यवहार करता है। पौधे
सूर्य के फोटोन को सोख कर ही अपना भोजन बनाते हैं। तो जो पौधा है, हम लोग सब जानते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है। तो जो बनाता है फोटोन से ही ऊर्जा लेकर के अपना भोजन बनाता है, फोटोन से भी ऊर्जा लेकर के अपना भोजन बनाता है। तो पौधे सूर्य के फोटोन को ही सोख कर, सूर्य के फोटोन को ही सोख कर अपना भोजन बनाते हैं। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि दीप्त पदार्थ क्या है। वह पदार्थ जो स्वयं का मतलब होता है खुद, वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, वह पदार्थ जो खुद प्रकाश उत्सर्जित करता है, खुद प्रकाश उत्पन्न करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दीप्त पदार्थ कहते हैं। जो खुद ब खुद प्रकाश उत्पन्न करे उसको हम लोग दीप्त पदार्थ कहेंगे। जैसे सूर्य, तारे, दीपक, ये सब क्या है? खुद ब खुद प्रकाश उत्पन्न करता है, तो इसको हम लोग दीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे जलती हुई मोमबत्ती, बिजली का बल्ब, टॉर्च, जलती हुई लकड़ी, ये सारा क्या है? आपको दीप्त पदार्थ का उदाहरण है। सूर्य, तारे, दीपक, जलती हुई मोमबत्ती, बिजली का बल्ब, टॉर्च, जलती हुई लकड़ी भी ये दीप्त पदार्थ का क्या है? उदाहरण है। तो वैसा पदार्थ जो अपना प्रकाश खुद ब खुद उत्पन्न करे उसको हम लोग क्या कहेंगे? दीप्त पदार्थ कहेंगे। आपको सूर्य है, ये दीप्त पदार्थ है, तारे हो गया दीप्त पदार्थ है, दीपक हो गया, ये सब क्या है? दीप्त पदार्थ है। यानी जो अपना प्रकाश खुद उत्पन्न करे, जो अपना प्रकाश खुद उत्पन्न करेगा उसको हम लोग दीप्त पदार्थ कहेंगे। और लास्ट हम लोग बात करेंगे, सूर्य यह पृथ्वी के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। हमारी पृथ्वी पर जो सबसे ज्यादा प्रकाश आता है, प्रकाश का जो सबसे बड़ा स्रोत है, सबसे बड़ा का एकमात्र सबसे बड़ा स्रोत जो है सूर्य ही है। पूरी पृथ्वी जो है सूर्य से ही प्रकाश प्राप्त करता है। अगर सूर्य ना हो तो इस पृथ्वी पर जीना संभव नहीं है। उसके बाद जुगनू के बारे में बात करते हैं। तो यह एक जैविक पदार्थ है। जुगनू क्या है? एक जैविक पदार्थ है जो रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश उत्पन्न करता है। तो जुगनू कैसे प्रकाश उत्पन्न करता है? रासायनिक ऊर्जा से। इस शब्द पर ध्यान दीजिएगा, जुगनू रासायनिक ऊर्जा से जो है प्रकाश उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है, अदीप्त पदार्थ क्या है? अदीप्त पदार्थ क्या है? तो वैसा पदार्थ जिसके पास अपना प्रकाश न हो उसको हम लोग अदीप्त पदार्थ कहेंगे। तो वे पदार्थ जो प्रकाश खुद ब खुद उत्सर्जित नहीं करता है उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे पत्थर जो है खुद ब खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है तो इसको अदीप्त बोलेंगे। टेबल, कुर्सी, चंद्रमा, किताब, ये सब जो है खुद ब खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। और जो पदार्थ खुद ब खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करे उसको हम लोग जो है अदीप्त पदार्थ कहेंगे। और इसमें अगर हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ ध्यान दें तो चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। हम लोग रात में चांदनी रात देखते हैं तो ये जो है चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है। सूर्य से जब प्रकाश आती है और उससे टकरा करके परावर्तित होती है तो वही प्रकाश हमारी पृथ्वी पर आता है। तो चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होने के कारण हम लोग उसको जो है अदीप्त पदार्थ कहते हैं। तो ये जो भी हम लोग डिस्कशन किए हैं आप इसको दोबारा देख करके बहुत बेहतर कर सकते हैं। और इसको जो है आप रोक करके स्क्रीनशॉट लेकर के आप इनको आप एक बहुत बेहतर नोट्स बना सकते हैं। और इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। और आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। और आपका सब्सक्राइब से हमारा जो हिम्मत बढ़ेगा और इसी प्रकार का बेहतर कंटेंट आपको जो है मैं कंटिन्यूअस बनाता रहूँगा। और आपको हमारे चैनल पे 6 क्लास से 12 तक मैथ, साइंस, सोशल, हिंदी हर एक सब्जेक्ट आपको जो है इसी प्रकार से बहुत बेहतर तरीका से मिलेगा। इसलिए आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता रहे, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।